हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रीफ यूपीएससी। हमारी ज्योग्राफी सीरीज का ये थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं अपने टॉपिक्स जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, फोल्डिंग एंड इट्स टाइप्स एंड लैंडफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि इन सभी वीडियोस को आप अगर अभी भी देखते हैं या बाद में भी देखेंगे तो आपको आपके टॉपिक्स को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस हमेशा की तरह हमारे सेम होंगे कि मैं 5 to 6 सेकेंड्स के लिए वीडियो में रुकूंगी बिफोर रिवीलिंग द करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर को चूज कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंगाइजेस एन endogenic and exogenic processes? Endogenic processes derive energy from the sun, whereas exogenic processes derive energy from the Earth's interior. B. Endogenic processes originate within the Earth, whereas exogenic processes operate on the Earth's surface using solar energy and gravity. C. Both endogenic and exogenic processes derive energy from radioactive decay within the Earth. And D. Exogenic processes create major landforms, whereas endogenic processes only modify them. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंडोजेनिक प्रोसेस जो होती हैं वो अर्थ के अंदर से निकलती हैं, ठीक है। एंड जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होती हैं वो अर्थ के सरफेस के बाहर ऑपरेट होती हैं। आपके एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से ही माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इन सब का फॉर्मेशन होता है। आपकी जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है जो कि अर्थ के सरफेस के बाहर हो रहा है, उनकी वजह से वेदरिंग होती है, जिससे इरोजन होता है। आपका डिपोजिशनल जो फॉर्म्स भी बनते हैं वो सभी जो है वो एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, consider the following statements regarding geomorphic processes. First, weathering is the in situ disintegration and decomposition of rocks. Second, erosion involves the removal and transportation of weathered material. And third, deposition occurs only in river systems. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वेदरिंग जो है इन सितु प्रोसेस है। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, यानी जिस साइट पे भी वो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर रखा रहेगा, तो वहां उसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां रखा है तब भी उससे वेदरिंग की प्रोसेस होगी। किन स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। इरोजन का काम ही क्या है? इरोजन जो है ऑब्जेक्ट है जिस भी चीज में वो इरोजन की प्रोसेस हो रही है, धीरे धीरे करके लेयर को जो वो इरोड करता जाएगा विद टाइम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। लेकिन जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था कि डिपोजिशन सिर्फ रिवर सिस्टम में होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिपोजिशन सिर्फ रिवर सिस्टम में नहीं होता, आपके ग्लेशियर्स में होता है, आपके सी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सी वेव्स से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपने देखे होंगे, विंड भी इसमें आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? A. Orogenic movement, mountain building. B. Aperogenic movement, broad uplift and subsidence of continents. C. Volcanism, exogenic process. And D. Earthquake, sudden endogenic process. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्केनिज्म एक्सोजेनिक प्रोसेस। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछा था, है ना। और जो वोल्केनिज्म है वो एक्सोजेनिक नहीं है, एक एंडोजेनिक प्रोसेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वोल्केनो का ब्लास्ट होता है, वोल्केनो को ब्लास्ट करने से मैग्मा एंड हीट लगता है जो कि अर्थ के इंटीरियर से आता है ना, वो बाहर से नहीं आ रहा, इसीलिए वो एक एंडोजेनिक प्रोसेस है। बाकी आपके जो बाकी के स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। एरोजेनिक मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, एपिरोजेनिक मूवमेंट की वजह से अपलिफ्टमेंट होता है कॉन्टिनेंट्स में, एंड अर्थ किस वजह से होता है? सडन एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, consider the following statements. First, endogenic processes are constructive in nature. Second, exogenic processes generally reduce differences in relief. Third, the present landscape of the earth is the result of interaction between endogenic and exogenic processes. Which of the statements given above is or are correct? थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है।
हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। हमारा पहला, दूसरा एंड तीसरा सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंडोजेनिक प्रोसेस जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है नेचर, इन द सेंस कि अर्थ के इंटीरियर में जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो अर्थ के सरफेस पर कोई ना कोई नया चीज जो है अपलिफ्ट होता है, लाइक आपके माउंटेन्स बन गए, ठीक है। दूसरी चीज एक्सोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस में आपका इरोजन आता है, वेदरिंग आती है, जिसकी वजह से सरफेस का जो रिलीफ फीचर होता है वो कम होता है क्योंकि वो इरोड हो जाता है, तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अर्थ का जो अभी प्रेजेंट में लैंडस्केप बना हुआ है वो इतना प्रॉपर्ली क्यों बना हुआ है, क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। जिस जब भी ये बैलेंस बिगड़ जाएगा तब जो है फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। Which one of the following fold types is characterized by limbs that dip at equal angles but in opposite directions? A. Asymmetrical fold. B. Symmetrical fold. C. Monoclinal fold. D. Isoclinal fold. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिमेट्रिकल फोल्ड। ऐसा फोल्ड जिसके लिम्स अपोजिट डायरेक्शन में डिप होते हैं लेकिन इक्वल एंगल्स बना के, तो वो सिर्फ सिमेट्रिकल फोल्ड में होता है। आपका सिमेट्रिकल फोल्ड जो है, आप देख सकते हैं ये सिमिलर एंगल पे फोल्ड हो रहा है, बट एक यहाँ हो रहा है तो दूसरा फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ होगा तो दूसरा फिर अगेन यहाँ होगा। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जो इस तरीके से फोल्डिंग इनकी चलती जाती है, इनको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल फोल्ड। Question 6. Consider the following statements regarding folds. First, in an asymmetrical fold, one limb is steeper than the other. Second, in an isoclinal fold, both limbs are nearly parallel and dip in the same direction. And third, monoclinal folds are produced by intense horizontal compression. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। अभी हमने सिमेट्रिकल फोल्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम उसके दूसरे और जो टाइप्स होते हैं फोल्ड के उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेटमेंट पहला देखिए, एसिमेट्रिकल फोल्ड में एक लिम्ब स्टीपर होती है देन दी अदर, एकदम करेक्ट है। सिमेट्रिकल में ये दोनों बराबर चले जाते हैं ना, लेकिन एसिमेट्रिकल में कोई एक ऐसा गया है तो कोई दूसरा ऐसा चला जाएगा या उससे कम जाएगा, ऐसा जाएगा ऐसा, ये बिल्कुल भी एक आपस में परफेक्ट नहीं होंगे। कोई एक लिम्ब ज्यादा स्टीप चला जाएगा तो कोई दूसरा जो उससे कम जाएगा। दूसरा है आइसोक्लाइनल फोल्ड, इसमें क्या है, बोथ लिम्स आर नियरली पैरेलल एंड डिप इन द सेम डायरेक्शन। में कंप्रेसिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि दोनों लिम्स ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि आइसोक्लाइनल एंड रिकम्बेंट फोल्ड जो होते हैं इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। आइसोक्लाइनल में फोल्ड कंप्रेसिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि लिम्स दोनों पैरेलल हो जाते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट था मोनोक्लाइनल फोल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंस हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि मोनोक्लाइनल फोल्ड्स में क्या होता है, ये ऐसे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं होते हैं, ये वर्टिकल वाले फॉर्म में होते हैं। एक जो है राइट एंगल यहाँ पे ये बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन ये होता नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा एकदम रॉन्ग है। अभी हमने कितने फोल्ड्स किए हैं, 3 टाइप के फोल्ड्स हो गए हमारे, एक सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइनल एंड चौथा ये हो गया हमारा मोनोक्लाइनल, ठीक है। क्वेश्चन 7, which one of the following fold types is commonly described as a step like or staircase fold? A. Chevron fold, B. Monoclinal fold, C. Recumbent fold and D. Nape fold. अब भी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, मोनोक्लाइनल फोल्ड, ठीक है। आइसोक्लाइनल फोल्ड के बारे में बात करी थी, जो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिकम्बेंट फोल्ड दिया है ये भी ऐसा ही होता है, इसमें भी कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। रिकम्बेंट एंड आइसोक्लाइनल में यही डिफरेंस है कि आइसोक्लाइनल में कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो पैरेलल हो जाएंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे, और रिकम्बेंट में कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो पैरेलल हो जाएंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल भी होंगे। Question 8, a fold formed due to very intense compression where the axial plane becomes almost horizontal and one limb lies over the other is known as?
जस्ट अभी मैंने आपको समझाया है वो वाला, तो आपको पता होगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, रिकम्बेंट फोल्ड। Which one of the following statements best describes a nape? A. A fold with sharp angular crests and troughs. B. A large recumbent fold that has been displaced over long distances along a thrust plane. C. A fold with equal inclination of both limbs. And D. A fold formed due to vertical crestal movement. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये नेम भी फोल्डिंग की ही टाइप है। अब ये वाली फोल्डिंग जो है इसमें भी कंप्रेशन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इसकी जो फोल्डिंग है वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आपके फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, आसपास जो रॉक्स मटेरियल्स भी रहेंगे वो भी इन फोल्डिंग को इतना ज्यादा कंप्रेशन फोर्स होता है कि ये जो आसपास जो भी मटेरियल रहते हैं इनको बहुत ज्यादा पुश करती है और ज्यादा कंप्रेस होने में, और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक फिर फैलते जाती है। ठीक है, ये आपका नेप हो गया। Question 10. Which one of the following fold types is characterized by straight limbs meeting at sharp angular hinges, giving it a zigzag appearance? A. Isoclinal fold. B. Chevron fold. C. Monoclinal fold. And D. Asymmetrical fold. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेवरॉन फोल्ड। सिमेट्रिकल पढ़ा था, इक्वल एंगल्स में ये अपोजिट डायरेक्शन में टिप करती है। ठीक है, शेवरॉन ऐसे समझिए ये भी वेल बिहेव्ड होती है, बट इनका फॉर्मेशन जो होता है स्ट्रेट लाइंस की तरह होता है, और ये मोस्टली आपको वी शेप्ड वैलीज होती है, वहां पर आपको इसको बहुत अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। इस तरीके से होते हैं, इक्वल फोल्ड्स में ये बनेंगे, लेकिन ये काफी शार्प रहते हैं, स्ट्रेट लाइंस में आपको देखने को मिलेगी। ये वाला शेवरॉन, ये थे हमारे सभी फोल्ड्स के टाइप। हमने सिमेट्रिकल पढ़ा, एसिमेट्रिकल पढ़ा, मोनोक्लाइनल पढ़ लिया, ये आपका शेवरॉन होगा, आइसोक्लाइनल हो गया, एंड अभी लास्ट हमने जो है वो नेप को पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड आई रियली होप आपके इससे अच्छे से सभी फोल्ड्स रिवाइज आपने इससे कर लिया होगा। Question 11th. Which one of the following mountains is formed primarily due to compressional forces acting at convergent plane boundaries? A. Block mountain. B. Volcanic mountain. C. Fold mountain. And D. Residual mountain. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपकी प्लेट बाउंड्रीज का कन्वर्जन होता है, हमने बाउंड्रीज पढ़ी हुई थी, जब कभी आपका प्लेट बाउंड्रीज का कन्वर्जन होता है तब फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता। एग्जाम्पल है आपका हिमालयाज है, एल्प्स है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं फोल्ड माउंटेन्स के। 12th. Which of the following pairs is correctly matched? A. Intermountain plateau formed between mountain ranges. B. Piedmont Plateau formed due to volcanic eruptions. C. Continental Plateau found only in oceanic regions. And D. Volcanic Plateau formed by river deposition. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटर माउंटेन प्लेट्यू फाउंड बिटवीन माउंटेन रेंजेस। जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू है ये माउंटेन्स के बीच में बने होते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका जो पिएडमोंट प्लेट्यू है ये माउंटेन्स के फुट हिल्स वाले रीजन में जब बनते हैं, जैसे कि आपके माउंटेन्स है, यहाँ पे जो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका पिएडमाउंट प्लेट्यू टाइप है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है, कॉन्टिनेंट में जो अपलिफ्टेड लैंड रहते हैं उनको बोला जाता है। एंड आपका वोल्केनिक प्लेट्यू तो नाम से ही क्लियर है, जो वोल्केनिक लावा होगा जब वो कूल डाउन होगा और जिस प्लेट्यू का फॉर्मेशन होगा उसे आप क्या बोलेंगे, वोल्केनिक प्लेट्यू। क्वेश्चन 13. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेन्स। First, structural planes are formed mainly due to tectonic stability. Second, depositional planes are formed by the accumulation of sediments. Third, erosional planes develop due to prolonged denudation. Which of the statements given above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 हमारे सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
टोनिक मूवमेंट स्टेबल फॉर्म से वर्क कर रहा होता है तब जो है प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। जो डिपोजिशनल प्लेन्स है सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। डिपोजिशनल प्लेन्स बनते ही कब है, जब वो चीज़ें धीरे धीरे करके जमा होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो इंडो गंगेटिक प्लेन है ना, वहां पे आपने देखा होगा उसके माउथ के पास डेल्टास बने हुए हैं ना, तो वो डेल्टास है वो डिपोजिशनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, वो सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से बने हुए हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट में इरोजनल प्लेन्स कब बनते हैं, जब बहुत समय तक उनके ऊपर वेदरिंग एंड इरोजन की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चली आती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोजनल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स? ए डेल्टा, बी कैनियन, सी वाटरफॉल एंड डी जॉर्ज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेल्टा। हमसे यहाँ पे जो इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं है उसके बारे में पूछा था, और डेल्टा जो है वो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का एग्जांपल है कि आपका कैनियन, वाटरफॉल एंड जॉर्ज ये सभी इरोजनल लैंडफॉर्म के एग्जांपल में आते हैं। और ये किसकी वजह से बनते हैं? रिवर की डाउनवर्ड कटिंग मूवमेंट की वजह से। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ए मोरेन रिवर डिपोजिशन, बी ऑक्सबो लेक विंड इरोजन, सी सर्क ग्लेशियर इरोजन एंड डी लगून ग्लेशियर डिपोजिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर ग्लेशियर इरोजन। ये एक ग्लेशियर इरोजन का एग्जांपल है। आपका मोरेन जो है रिवर डिपोजिशन का नहीं है, ये एक ग्लेशियर का एग्जांपल है। ठीक है, ग्लेशियर डिपोजिशन की वजह से बनते हैं मोरेन। ऑक्सबो लेक जब मिएंडर अलग हो जाता है रिवर से तब इसका फॉर्मेशन होता है, तो विंड इरोजन का दिया हुआ ये गलत है। एंड लगून जो है ये भी ग्लेशियर डिपोजिशन नहीं है, ये कोस्टल वाटर बॉडी का एग्जाम्पल है। Sea arches and sea stacks are primarily formed due to A. River erosion, B. Marine erosion by waves, C. Wind deposition and D. Glacial deposition. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैरीन इरोजन बाय वेव्स। सी आर्चेस एंड सी स्टैक्स ये वेव्स विंड के इरोजनल फैक्टर की वजह से बनते हैं। जो रॉक बॉडी प्रेजेंट होती है जब उसमें वो कंटिन्यूसली टकराती रहती है तो धीरे धीरे करके वो एक केव्स का फॉर्मेशन करती है ना, वो केव का फॉर्मेशन करती है। धीरे धीरे करके वही केव एक आर्च में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। फिर बाद में वही जब उसका अपर सरफेस कोलैप्स हो जाएगा कंटिन्यूसली इरोड होने की वजह से, तो कुछ रॉक के सरफेस बस आपको नॉर्मली वहां पे खड़े मिले होंगे। आप नेट पे देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से इस चीज को समझने को सी स्टैक्स कहा जाता है, इरोजनल लैंड फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन 17, which one of the following landforms is formed mainly due to wind deposition? A. Yardang, B. Mushroom rock, C. Barchan dune and D. Deflation hollow. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बार्चन ड्यून। डेजर्ट्स में ये फॉर्मेशन ये दिखाई देता है, इस टाइप का जो है शेप बना होगा, आपने कभी देखा होगा डेजर्ट में इस टाइप का शेप बन जाता है। विंड जिस डायरेक्शन से आती है तो अपने साथ डस्ट के पार्टिकल्स भी लेकर आती है, या हम बोल सकते हैं सैंड पार्टिकल्स लेकर आती है, धीरे धीरे करके यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है सरफेस पे। इस तरीके से क्रीसेंट शेप वो ले लेता है जिसको बार्चन ड्यून बोला जाता है। Question 18. Consider the following statements regarding deserts. First, all deserts are hot throughout the year. Second, deserts are characterized by very low annual precipitation. And third, cold deserts are generally found in high altitude or high altitude regions. Which of the statements given above is or are correct? The correct answer है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट जो दिया है ऑल डेजर्ट्स आर हॉट थ्रू आउट द ईयर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि डेजर्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे रेनफॉल कितनी हो रही है उस चीज़ से उसका अनुमान लगाया जाता है ना, तो इसलिए आपके हॉट डेजर्ट भी प्रेजेंट होते हैं प्रोवाइडेड कि वो किस लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड में प्रेजेंट है। कोल्ड डेजर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। हॉट डेजर्ट आपका एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ही देख लीजिए, थार डेजर्ट है, उसके अलावा सहारा डेजर्ट भी है, दस्ते कावर दस्ते लुत है। इसके अलावा जो आपका कोल्ड डेजर्ट हो गया आपका लद्दाख, गोबी डेजर्ट, ये भी सभी कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल है। आपका सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है कि डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो एनुअल प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है उससे डिसाइड किया जाता है डेजर्ट्स को, ना कि टेम्परेचर से। एंड तीसरी चीज़ है कोल्ड डेजर्ट्स जो है वो जनरली हाई लैटिट्यूड या हाई एल्टीट्यूड रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइलैंड्स। First, continental islands were once connected
to the mainland. Second, oceanic islands are generally volcanic in origin. Third, coral islands are formed by the accumulation of coral polyps. Which of the statements given above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। हमारे सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो है वो एक समय में मेनलैंड से करेक्ट जुड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल पे तौर पे आपका जो ग्रीनलैंड है उसी ले लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे। ओशेनिक आइलैंड जो है आर वोल्केनिक इन ओरिजिन, ये भी सही है। कोरल आइलैंड्स ये भी जो है कोरल पॉलिप्स की वजह से बनते हैं। आप लक्षद्वीप में देखेंगे आपको काफी अच्छे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आइलैंड्स, प्लस आप अंडमान एंड निकोबार में देखेंगे वहाँ पे भी काफी अच्छे आइलैंड आपको उसके देखने को मिल जाएंगे। Question 20th. Which one of the following pairs is correctly matched? A. Strait, a narrow water body connecting two larger water bodies. B. Isthmus, a narrow water body separating two land masses. C. Gulf, a narrow passage connecting two seas. And D. Peninsula, a landmass completely surrounded by water. The correct answer है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट, और नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, है ना। पाक स्ट्रेट, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, तो इन दोनों को ही जो है कनेक्ट कर रहा है पाक स्ट्रेट, ठीक है। दूसरी चीज़ है इस्थमस। यहाँ पे दिया गया था कि ये एक नैरो वाटर बॉडी होती है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इस्थमस जो है एक छोटा सा लैंड का हिस्सा होता है जिसके दोनों साइड वाटर होता है और वो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। आपने पनामा कैनल का नाम सुना होगा, ये आपका अगर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ऐसे एक छोटी सी स्ट्रिप बनी हुई है जिससे ये आपस में कनेक्टेड है ना। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपस में जो कनेक्टेड जिस स्ट्रिप से उसे इस्थमस बोला जाता है। आपका जो गल्फ है ये एक नैरो पैसेज नहीं होता है, गल्फ जो है एक वाटर का ही हिस्सा होता है। ऐसे समझिए गल्फ है वो एक ओशन या सी का ही हिस्सा होता है जो कि लैंड की तरफ एक्सटेंडेड होता है, एक के कंपैरिजन में ज्यादा एनगल्फ्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से अगर लैंड है, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में ही, नॉर्थ अमेरिका में ही देख लीजिए आप, यहाँ पर एक गल्फ दिया हुआ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप इसका शेप देखेंगे, इस तरीके से जो है ये लैंड की तरफ एक्सटेंडेड है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। इसके बाद आता है पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का क्या दिया है, कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि पेनिनसुला में 3 साइड से आपके वाटर होता है। यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा नीचे इंडियन ओशन है एंड हमारे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आज के भी 20 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं एंड आई रियली होप कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हुई हो। आपके जो भी स्कोर आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को है ट्रैक डाउन कर सकें, ठीक है। तो अगले वेडनेसडे के लिए तैयार रहिएगा। जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा उस टॉपिक में भी। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।